सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छे से कर रहे होंगे पढ़ाई। तो जैसे कि हमने बताया था कि हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे लेक्चर वाइज लेक्चर। तो जैसे मैं कक्षा ये 12th का बायोलॉजी है और पहला चैप्टर देखिए पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इसके बारे में लेक्चर वाइज लेक्चर एक्सप्लेन करेंगे और आपको रोज वीडियोस मिलती रहेंगी। जैसे कि ये हमारा हो गया पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। सबसे पहले जो पुष्प होते हैं, सबसे पहले यही हमें पता करना चाहिए जो पुष्प होते हैं वो किस लिए होते हैं और किस किस में प्रयोग में आते हैं। तो देखिए जो पुष्प होते हैं वो इनकी ये जो पुष्प होते हैं ये बहुत सारे कार्यों में उपयोगी होते हैं। जैसे कि यदि एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं और बोर्ड एग्जाम में आप टॉपर की अपने स्कूल टॉपर या डिस्ट्रिक्ट टॉपर या स्टेट टॉपर, आप कुछ भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो जैसे आप टॉपर करेंगे तो आपको फूल पहनाया जाएगा और किस खुशी में, वो भी खुशी के रूप में। किसका प्रयोग? फूल का प्रयोग। यदि इसका प्रयोग शोक में भी होता है और तमाम सारे चीज़ों के लिए फूल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम करते तो लेकिन पुष्प के बारे में डिस्कस करते हैं कि यदि हम इन्हें करते हैं तो हम जो पुष्प होते हैं उनमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। हमें हिंदी तो सब कुछ पता होता है कि इन्हें ये कहते हैं, इन्हें ये कहते हैं, लेकिन किताबी भाषा जो होते हैं या तो वैज्ञानिक भाषा में जो होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ये हमारा पुष्प का स्ट्रक्चर हो गया पूरा। तो पुष्प में स्ट्रक्चर में यही बताया गया है कि जो हमारा निचला भाग होता है वो पुष्पाक्ष होता है, जो आपको ये पकड़ने का स्थान होता है वो पुष्पाक्ष होता है, और जो इसके ऊपर वाली पत्ती होती है उन्हें हम बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल कहते हैं। ये जो हमारा पुष्पासन, जो ये पूरा हमारा पुष्पासन होता है, ये जो बाह्य पत्ती होती है इन्हें मतलब कि सहायक होती हैं। और जो ये हमारा पुष्पासन होता है, पुष्पासन में ही आपको ये अर्थ निकल रहा है कि पुष्पासन, देखो पुष्पासन यदि आप लिखोगे पुष्पासन आप लिखेंगे तो देखिए पुष्प प्लस आसन, पुष्प प्लस आसन कहने का मतलब यहाँ पर यही हुआ कि पुष्प का जहाँ आसन है वही है पुष्पासन। तो ये हमारा पुष्पासन है, पुष्पासन। और जो ये हमारी पत्ती होती है, ये जो होती है ये हमारा दल होता है, और जो ये इसके बाहर साइड की ओर होते हैं ये बाह्य दल होता है। और जो ये हमारा आपको ये दिख रहा होगा, जो हमारा देखिए यहाँ से ये तो हमारा हो गया पुष्पासन, जो पुष्पा का है आसन पुष्पासन। और जो ये हमारा पूरा भाग होता है इन्हें हम अंडाशय कहते हैं, जहाँ बीज का निर्माण होता है। और फिर जो ये हमारा ऊपर की ओर ये जो आपको यह दिख रहा होगा, ये भाग जो आपको दिख रहा है, ये जो भाग होता है इसे हम वर्तिका कहते हैं। और जस्ट इसके ऊपर वाला जो भाग होता है इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। और देखिए जो हमारा वर्तिका और वर्तिकाग्र, और जो ये हमारा होता है अंडाशय, ये जो तीनों होते हैं ये स्त्री केसर होते हैं। और जो हमारा होता है, फिर अब हम आती हैं यहाँ पर, तो ये जो हमारी डंडीनुमा संरचना होती है इसे हम, ये यहाँ का है पुष्पासन। फिर ये जो हमारी संरचना होती है इसे हम वृंत कहते हैं। आप पुष्प वृंत भी कह सकते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। और जो ये हमारा होता है इसे हम कहते हैं परागकोश। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए ये जो होता है हमारा ये परागकोश होता है। परागकोश में पराग कण भरे होते हैं, और जो पराग कण होते हैं ना, देखिए जो मतलब कि परागकोश होता है उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार बनता है, इस प्रकार बनता है। जैसे कि ये हो गया और ये हो गया, ये हो गए। ये जो होते हैं हमारे परागकोश ये द्विपालित होते हैं। द्विपालित का कहने का मतलब कि इसमें दो पालियां होती हैं। एक पाली देखिए जो ऐसे बना हुआ है ये एक पाली, और ये दो पाली, ये दो पाली होते हैं, एक पाली ये दो पाली। और जो ये दो पाली होते हैं जब इसे हम देखते हैं
तो ये 4 दिशीय संरचना की होती है। कहने का मतलब ये है कि चतुष्कोणीय होते हैं, इसमें 4 कोण होते हैं, अर्थात 4 कोष्ठ इसमें बने हुए होते हैं। और जो 4 कोष्ठ होते हैं ना, तो देखिए जब ये ऐसे है, आप यदि यहाँ से इसे देखेंगे तो आपको ये 4 पाली, आपको इसमें ये 2 पालियां हैं, एक पाली ये है और एक पाली ये है। जब इसे आप यहाँ से देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो पाएंगे आप कि इसमें जो होते हैं 4 दिशीय संरचना, इसमें 4 दिशीय संरचना चतुष्कोणीय अर्थात 4 कोष्ठ होते हैं इसमें। तो 4 जो कोष्ठ होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। जब आप इसे जब देखेंगे जूम कर इसे देखेंगे अच्छे से तो कुछ ही इस प्रकार संरचना आपको मिलेगी। जैसे कि ये हो गया, ये कुछ इस प्रकार संरचना मिलेगी। यहाँ पर मिटाते हैं इसे। ये कुछ इस प्रकार संरचना मिलेगी और जिसमें सभी में एक एक लघु बीजाणु अंदर सभी एक एक लघु बीजाणु अंदर होते हैं। इन सभी में जब इसे देखते हैं तो ये सबसे पहले आप यही याद करिएगा कि ये द्विपालित होते हैं और जो द्विपालित होते हैं उन द्विपालित में 4 दिशीय कोणीय होते हैं, अर्थात कहने का मतलब 4 दिशीय संरचना होती है, या तो आप कह सकते हैं कि चतुष्कोणीय होते हैं। और जो चतुष्कोणीय जो होते हैं उनमें प्रत्येक कोष्ठ में एक एक लघु बीजाणुधानी अंदर होते हैं। और जो लघु बीजाणुधानी होते हैं, यदि हम ये हमारा हो गया लघु बीजाणुधानी, और जब यदि हम यहाँ से इसे देखेंगे तो यहाँ पर पाते हैं कि यहाँ पर जो पहली वाली हमारी यहाँ से देखें कुछ इस प्रकार 1 2 सबसे पहले ये हो गया, कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर हमारी मिलेगी इसमें। कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर मिलेगी। जो ये वाली जो होती है ये हमारी बाह्य परत होती है। बाह्य परत का जो किताबी भाषा होता है वो एंडोथीसियम होता है। और जो एक परत और होती है इसमें वो ये होती है, ये अंतस्थीसियम होती है। और ये अंतस्थीसियम होती है। देखिए ये एंडोथीसियम होती है, ये अंतस्थीसियम होती है। और जो इसके और अंदर होती है वो इन दोनों से मोटी होती है। वो इन दोनों से मोटी होती है जो मध्य परत होती है। और ये जो होती हैं, जो ये दोनों होती हैं, ये सहायक भाग होते हैं। और सहायक भाग होते हैं लेकिन ये इस फूटन में कार्य करती हैं। और जो ये हमारी मध्य परत होती है ये हमारी मोटी होती है। और इसके अंदर और हमारी एक परत पाई जाती है जिसे हम टेपिटम कहते हैं। जो टेपिटम होती है वो हमारी बहुत सहायक करती है। क्यों? क्योंकि यह जो टेपिटम होती है वो पोषण प्रदान करती है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार वो होती है। और यहाँ पर जो यहाँ पर बीज कुछ इस प्रकार रखे होते हैं। इन्हें ये परत होती है टेपिटम परत, ये पोषण प्रदान करती है। और जो ये हमारी तीसरी होती है ये भी सहायक करती है लेकिन इस फूटन का कार्य भी करती है। इसी के द्वारा ये होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर इसलिए लाई हूँ ताकि इन सभी के बारे में आपको बता सकूं और फिर इसके बाद लेक्चर वाइज लेक्चर कक्षा 12th का बायोलॉजी को पूरी कवर कर सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और आया है तो थैंक यू। यदि नहीं आया है तो एक बार और आप इसे पढ़ सकते हैं। और इसे अच्छे से, जब तक आप इसे अच्छे से याद करें या मत करें, इसे अच्छे से जब तक आप
समझेंगे नहीं तब तक ये समझ में आने वाला नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर अच्छे से समझेंगे और अच्छे से इन्हें डिस्कवर करेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।